नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भूकंप के बारे में जानेंगे। भूकंप क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या है आने का, इसका वितरण कहाँ, मतलब ये कहाँ कहाँ आता है ज़्यादातर। तो ये है भूकंप के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो एक बात और, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर अवश्य करें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूकंप की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भू प्लस कंप। क्या हुआ? भू मतलब होता है पृथ्वी, कंप मतलब होता है कांपना। पृथ्वी का कांपना, धरती का कांपना ही भूकंप कहलाता है। ठीक है। ये भूकंप जो है क्या होता है, क्यों आता है? जब किन्हीं कारणों से, उसके कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानवीय हो सकते हैं, जब किन्हीं कारणों से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो उसमें जो है कंपन होने लगती है, तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं। तो जानते हैं कि कैसे भूकंप आते हैं, उनका मूल कारण क्या होता है। पृथ्वी के जो अंतर्जात बल हैं एवं बहिर्जात बल, अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। ठीक है। जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी का पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। ठीक है। वस्तुतः जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप आते रहते हैं। जैसे परमाणु परीक्षण जब होता है और शक्तिशाली परमाणु बम अगर कहीं गिराया जाता है तो पृथ्वी पर बहुत तेज़ी से कंपन होता है। तो उससे भी, या भूमिगत खदानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकंप, खदानें ब्लास्ट कराई जाती हैं, उससे भी भूकंप आता है। जैसे अब भूकंप जब आता है तो भूकंप जो जहाँ उत्पन्न होता है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ और सबसे पहले जाके यहाँ हिट किया, यहाँ पे धरातल पे सबसे पहले यहीं हिट किया अगर, तो जहाँ पे ये उत्पन्न हुआ, उद्गम केंद्र जो होता है, उसे भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल। और जहाँ हिट करता है धरातल पर, उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। ये भूकंप मूल को फोकस और इसे एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है। तो दिया भी है, जैसा देखिए, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। लेकिन वह बिंदु जहाँ भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है।
ठीक है, जैसा कि अभी हमने समझा चित्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है कि उस रेखा पर, जैसे पृथ्वी की जो सतह है, मान लीजिए ये जो पृथ्वी है, इसकी सतह पर जो है, जो ये सतह है, इसकी कुछ समान तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, और जैसे यहाँ समान तीव्रता का यहाँ 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 यहाँ, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आइसोसेसिमल लाइन होगी, मतलब समभूकंपी रेखा होगी। ठीक है, तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में एक गैस की वृद्धि होती है, वो होती है गैस रेडान गैस। अतः रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत देती है। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सीस्मोलॉजी। भूकंप का जो अध्ययन होता है उसे सीस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। ये देखिए, इसमें दिया भी है, ये है अधिकेंद्र, ठीक, और ये प्लेट का विस्थापन हो गया, खिसकाव होता है। होता क्या है, जो पृथ्वी की कई सारी प्लेटें हैं, तो ये है भूकंप मूल। भूकंप कहाँ उत्पन्न हुआ, देखिए इसमें दिखाया गया है, भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ है और यहाँ से सीधे 90 डिग्री पर यहाँ जाके धरातल पर हिट किया है। तो ये है फोकस और ये है एपिसेंटर। ठीक है, ये एपिसेंटर है। अब भूकंपीय तरंगे क्या हैं? भूकंपीय तरंगे, सामान्यतः भूकंपीय तरंगों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, भूगर्भीय में प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, और धरातली में लॉन्ग सरफेस वेव्स, मतलब दीर्घ धरातलीय तरंगें होती हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पी वेव्स की बात करते हैं, प्राइमरी तरंगों की बात करते हैं। भूकंप के जो सबसे पहले जिस तरंग की उत्पत्ति होती है उन्हें प्राइमरी तरंगे कहते हैं, पी वेव्स। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति होती है और उद्गम स्थल से चारों तरफ ये गमन करती हैं। अगर जहाँ पे इनका उद्गम हुआ, मान लीजिए यहाँ उद्गम हुआ, तो इसके चारों तरफ ये गति करेंगी। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है, क्योंकि इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। अतः ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जो है तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, लेकिन इनका वेग तरल और गैस में क्रमशः कम होता जाता है। मतलब ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम। इनकी गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम होती है। ठीक है, गति तो बहुत तेज होगी लेकिन तीव्रता इनकी कम होती है। अब बात कर लेते हैं यस तरंगों की, सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। पी तरंगों के पश्चात यही तरंगे आती हैं। कहाँ? पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, और यही कारण है कि इन्हें
द्वितीयक तरंगे कहते हैं या गौण तरंगे भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनकी गति p से कम और यल से अधिक होती है। p से कम और यल से अधिक होती है और इनकी तीव्रता p से अधिक और यल से कम होती है। जो इनकी गति है, इनकी जो गति है, गति जो है p से कम, p से इनकी गति जो है वो p से कम होती है, p से कम और यल से अधिक। गति जो है p से कम, यल से अधिक और तीव्रता जो है p से अधिक और यल से कम होती है। ठीक है। यह केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं, द्रव में इनका गमन नहीं हो पाता है। अब यल तरंगे, लॉन्ग दीर्घधरातलीय तरंगे, इन्हें लव वेव भी कहते हैं। ठीक, इनका नामकरण एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया है। इनकी जो गति है सबसे कम है लेकिन तीव्रता सबसे अधिक होती है। ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं अपेक्षाकृत p और s के। अभी चर्चा हुई अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों की, तो उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड टांजर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करें तो इसमें कणों का कंपन, दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है, जैसे ध्वनि तरंगें होती हैं। जो कणों का कंपन होगा वो ऐसे समानांतर होगा, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनमें जो कणों का कंपन होता है वो दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, ऐसे होता है। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगों इनका उदाहरण ध्वनि तरंगे हैं, और जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो प्रकाश तरंगे हैं। कहने का मतलब, कभी सवाल ये भी बन सकता है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनकी कंपन की दिशा कैसी होती है? तो समानांतर होती है। जैसे यह ध्वनि तरंगों के कंपन की दिशा कैसी होती है? तो समानांतर होती है। और जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनके कंपन की दिशा कैसी होती है? तो वो लंबवत होती है। अब देखिए भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। भूकंप शास्त्र के अध्ययनानुसार भूकंप की उत्पत्ति PSL तरंग के रूप में होती है। जो भूकंपीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले P, फिर S और अंत में यल तरंगों का गमन होता है। ये तो जान ही लिए हम लोग। तो भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। अतः पृथ्वी की जो आंतरिक परतों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। जैसे जब घनत्व अधिक होगा तो जो है गति कम होगी। देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परतों में गुटेनबर्ग असांतत्य, इसको हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि गुटेनबर्ग जो है असंबद्धता पाई जाती है 2900 किलोमीटर की गहराई पर।
अब 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। तो 2900 किलोमीटर की जो गहराई है वो कहाँ पे है, किन किन परतों के बीच में है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि जो गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है वो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। और 2900 किलोमीटर की गहराई हम लोग कल ही पढ़े थे, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो इसको देखें, अगर गुटेनबर्ग की असंबद्धता जो है कहाँ होती है, गुटेनबर्ग की असंबद्धता जो है मेंटल और क्रोड के बीच में होती है। कहाँ होती है, मेंटल और क्रोड के बीच में होती है। तो ये जो पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसमें गुटेनबर्ग अशांतत्य जो है, अशांतत्य तक पी तथा यस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। इसके बाद यस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब होता है जो पृथ्वी का जो आउटर कोर है, पृथ्वी का जो आउटर कोर है, ये मान लीजिए परपटी है, ये मेंटल है, दोनों परतें, और ये आउटर कोर है, ये परत आउटर कोर है। आउटर कोर पिघली हुई अवस्था में है। तो पिघली हुई अवस्था में होने के नाते यस तरंगों की विलुप्ति हो जाती है, वो उसमें नहीं चल पाती हैं। क्योंकि बाह्य कोर का पदार्थ तरल अवस्था में है और यस तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो बाह्य कोर में पी तरंगों का परावर्तन और आवर्तन होता है, लेकिन आंतरिक कोर में पहुंचते ही पी तरंगों की गति में पुनः वृद्धि होने लगती है। तो वही सारी चीज़ें जो अभी पहले बात की गई कि ठोस में पी तरंगें सबसे ज़्यादा होती हैं और तरल में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो जो आउटर कोर है, बाह्य कोर है, वहाँ पे जो पी तरंगें हैं उनकी गति धीमी पड़ जाती है और जैसे ही आउटर कोर को पार करके इनर कोर की तरफ बढ़ती हैं ये तरंगें, इनकी गति पुनः से बढ़ जाती है। क्योंकि अत्यधिक दाब के कारण आंतरिक कोर का पदार्थ ठोस अवस्था में है। वहीं यल तरंगें केवल सतह पर ही गति करती हैं, इसलिए सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है। अब भूकंपीय तरंगों की छाया का क्षेत्र क्या है? पृथ्वी पर ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप लेखी द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता है। पृथ्वी पर कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां भूकंपीय अभिलेखन नहीं हो पाता, मतलब भूकंप का वहाँ ज्ञान नहीं किया जा सकता, वही भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का संचरण नहीं होता है। ठीक है। आगे बढ़ें। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 अंश के भीतर सभी स्थानों पर पी और यस तरंगें गति करती हैं, जबकि 105 से 145 अंश के बीच दोनों तरंगों का अभाव होता है। अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर पी और एस तरंगें गति करती हैं, जबकि 105 से अधिक मतलब 145 के बीच दोनों तरंगों का अभाव होता है। इसलिए यही जो क्षेत्र है 105 से 145 वाला, यही जो है छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। जैसा कि आप लोग देखिए चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। ये देखिए, ये है 105 डिग्री। ठीक। अब जो है 140 डिग्री है।
ये जो क्षेत्र है ये वाला, यही है छाया क्षेत्र। ठीक है, तो यही भूकंपीय छाया क्षेत्र है। 145 के बाद जो पी तरंगे हैं पुनः प्रकट हो जाती हैं और यस तरंगे यहाँ भी लुप्त ही रहती हैं। इस प्रकार 105 अंश से 145 के बीच पृथ्वी के चारों तरफ पी तरंगों का छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है, जिसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा चित्र के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का प्रमुख कारण क्या है? पी तथा यस तरंगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल तथा ठोस अवस्था में है। अतः पी तरंगों की गति तरल भागों में धीमी हो जाती है, वहीं यस तरंगों की जो प्रवृत्ति है वो तरल भागों में लुप्त हो जाती है। यस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो यस तरंग जो पी तरंगे हैं वो 105 से 145 के बीच में ही लुप्त होती हैं, लेकिन जो यस तरंगे हैं वो 145 के बाद भी नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भूकंप के कारण क्या है। प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव जनित भी हो सकते हैं और अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक कारण की बात करें। भ्रंश जैसे पृथ्वी पर दो बल काम करते हैं। ठीक है, जो भूगर्भिक हलचल होती है, भूगर्भिक हलचल द्वारा भूपटलीय भ्रंशन या वलन होता है, जिसका प्रमुख कारण तनाव मूलक बल और संपीडन बल होता है। तनाव मूलक बल क्या होता है? जैसे जब कोई जो दो बल होते हैं, जैसे ये बल है इधर काम कर रहा, एक बल इधर काम कर रहा, तो जब तनाव होगा, ये जो तनाव होगा, ये बल इधर खींचेगा, ये बल इधर खींचेगा, तो बीच में क्या होगा? बीच में कुछ होगा, गैप होगा, भ्रंश आ जाएगा। ठीक, तो ये भ्रंशन होगा। और जब बल आमने सामने लगेगा, जैसे ये पिंड है, इधर बल लग रहा, इधर बल लगा, तो संपीडन बल होगा। तो संपीडन बल यूं क्षेपण की प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे फलस्वरूप भूकंप की भी उत्पत्ति होती है। तो जो भूगर्भिक हलचल है उसमें दो तरह के बल कार्य करते हैं। तनाव मूलक बल प्रायः भ्रंशों का निर्माण होता है, जबकि संपीडन बल के कारण बलन एवं क्षेपण की क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण के भूकंप की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अमेरिका में जुआन डी फूका भ्रंश है। अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। उसका रीजन है कि ज्वालामुखी जो क्रिया होती है, जब पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो कभी कभी विस्फोट इतना तीव्र होता है, तो वो जब जहाँ से निकलती है, जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ये जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, बहुत तेजी से जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी में कंपन आ जाता है। तो इस नाते भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रत्येक ज्वालामुखी के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा इस भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है।
किंतु यह आवश्यक नहीं प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया ही हो। अब जब ज्वालामुखी फटी तो गैसें वैसे तमाम तरह की निकलती हैं। तो भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण गैस और वाष्प में बदलने से आयतन में वृद्धि होती है तथा वह ऊपर की ओर गतिशील होता है और इसे भूकंप की उत्पत्ति कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, आप लोगों ने अपने घर पे अगर देखा, अगर तावा जिस पे रोटी बनाई जाती है वो गर्म हो और उस पे गलती से एक बूंद अगर पानी गिर जाए तो वो जलवाष्प के रूप में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो सेम स्थिति वही है कि जब अंडरग्राउंड वाटर जो है अंदर रिस के जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचता है, जहां तप्त मैग्मा है, पूरा गर्म है, और जब उस पर पहुंचता है, उस पर गिरता है तो वो जलवाष्प बन के ऊपर की तरफ भागता है और ऊपर की तरफ भागने पर जहाँ भी पृथ्वी का जो परपटी कमज़ोर होती है वहाँ टूट के ऊपर आ जाता है, या अगर पूरी तरह के से ऊपर नहीं आया तो कुछ दूर तक जाके पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही वो जम जाता है। इससे भी जो है भूकंप का वो होता है, जब डिस्टरबेंस होता है। तो प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी क्या है? इस संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित है, गतिमान अवस्था में विद्यमान है। इन्हीं रचनात्मक, विनाशात्मक तथा संरक्षी सीमांतों के सहारे भूकंपीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, प्लेटें जो हमारी होती हैं वो एक दूसरे के सामने भी चलती हैं। ठीक है, तो ये जो है और एक दूसरे की दूर जाती हैं और एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। तो यही तीनों किनारे हैं, रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी प्लेट। आगे बढ़ें। मानव जनित कारण, खनन क्रिया जिसमें जीवाश्म ईंधन और अन्य खनन शामिल हैं, भूमिगत जल का निष्कर्षण, बांधों का निर्माण, परमाणु विस्फोट और भूमिगत परमाणु परीक्षण, इन सब के कारण भी जो है भूकंप आते हैं। ठीक है, अन्य कारण की अगर हम बात करें तो उल्का, बहुत बड़ा उल्का गिर गया अगर पृथ्वी पर, पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल, ये भी है। अब भूकंप के प्रकार कितने हैं? टाइप ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं: छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप और गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। ठीक है, जिन भूकंपों का मूल 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर हो वह छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप माने जाते हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी होते हैं। जो ऊपर होगा जिसका उद्गम केंद्र, वो बहुत तेजी से जल्दी से हिट करेगा, उसकी जो किरणें होती हैं दीर्घ धरातलीय, वो बहुत दूर तक जाएंगी, तो वो ज़्यादा विनाशकारी होगा, उनकी तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, और जिन भूकंपों का जो मूल है 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर है, वो मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। और 250 से 700 किलोमीटर की गहराई या इससे अधिक गहराई पर उत्पन्न होते गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो छिछले उद्गम केंद्र वाले जो भूकंप होते हैं सामान्यतः कम परिमाण
1 से 40 मैग्नीट्यूड, जबकि गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप सामान्यतः अधिक परिमाण 6 से 8 या अधिक मैग्नीट्यूड वाले होते हैं। मतलब जो कम गहरे होते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, और जो ज़्यादा गहरे होते हैं वो दूर तक लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के कारणों के आधार पर भी इसे कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। विवर्तनिकी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को सामान्य भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। सामान्यतः इस तरह के भूकंप अधिक आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खदानों की छतों से गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को कोलैप्स भूकंप कहते हैं। ठीक है, कोलैप्स अर्थक्वेक। परमाणु विस्फोट के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे विस्फोटक भूकंप कहते हैं। और बांधों के जो टूटने से जो भूकंप होता है उसे बांध जनित भूकंप कहते हैं या कृत्रिम भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन, मेजरमेंट ऑफ सेस्मिक इंटेंसिटी। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल होता है और रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल, इसमें क्या होता है, भूकंप की जो तरंगें होती हैं रिक्टर स्केल पर 0 से 10 के बीच मापा जाता है इनको। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंश के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है। कितनी? 10 गुना। और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ लगभग 32 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, रिक्टर स्केल को चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था, इसलिए इनके नाम पर ही इनका नाम रिक्टर स्केल रखा गया। और यह गणितीय मापक है जो लॉग के आधार पर चलता है, लॉगरिथम्स। भूकंप की तीव्रता, गहनता एवं आघात मापने के लिए रिक्टर स्केल के अलावा संशोधित मर्केली स्केल का प्रयोग भी किया जाता है। मर्केली स्केल का नामकरण इसके विकासकर्ता जी मर्केली के नाम पर किया गया है। इसमें भूकंप को उसकी तीव्रता के बजाय हुए उस नुकसान अर्थात आघात के आधार पर मापते हैं। इस पैमाने का प्रयोग कम होता क्योंकि इसे रिक्टर की तुलना में कम वैज्ञानिक माना जाता है। यह अनुभव प्रधान स्केल है तथा इसका मापन 1 से 12 तक होता है। ठीक है, 1 से 12 तक होता है। अब देखते हैं कि ये जो इसका मापन है कैसे होता है। रिक्टर स्केल पर 0 से 10 संख्याएं होती हैं, मर्केली पे 1 से 12 तक। यह ओपन एंडेड स्केल है, अर्थात यह भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिससे ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है, तो इस स्केल का मान बढ़ाया जा सकता है। यह क्लोज एंडेड स्केल होता है, मतलब 12 से आगे नहीं बढ़ सकता है। यह लघु गणकीय पैमाना है, लॉगरिथम्स, जिसमें परिमाण में एक वृद्धि होने पर तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि रिक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर अपने पिछले स्तर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। यह स्केल सामान्य रेखीय लीनियर स्केल है। जो रिक्टर स्केल एक मात्रात्मक स्केल है तो इसे वस्तुनिष्ठता होती है। यह गुणात्मक स्केल है जिसमें व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता होती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये इसको भी देख लेते हैं। पहला जो कारक है वो चट्टानी संरचना। अब भूकंप की तीव्रता को कैसे जो चट्टान प्रभावित करते हैं, क्योंकि चट्टान कठोर है, मुलायम है, कैसे हैं, घनत्व तो कैसा है चट्टानों के पदार्थों का, इस पर डिपेंड करेगा। तो पदार्थ का घनत्व बढ़ने के साथ साथ भूकंपीय तरंगों की गति भी बढ़ती जाती है।
अतः ऐसे चट्टानी क्षेत्र जिनका घनत्व अधिक हो उसमें भूकंप की तीव्रता भी अधिक रहती है, जबकि दलदली भाग में अपेक्षाकृत कम तीव्रता रहती है। ठीक है, घनत्व अधिक, तीव्रता अधिक। घनत्व इज प्रोपोर्शन तीव्रता। ठीक है, घनत्व अधिक तो तीव्रता अधिक, घनत्व कम तो तीव्रता कम। ठीक है, तरंगों की तीव्रता बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती जाती है तथा कम होने से वो भी कम होती जाती है। भूकंपीय मूल की जो गहराई है, भाई भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी तीव्रता उतनी अधिक होगी, और जितने अधिक गहराई होगी उतने ज़्यादा कम तीव्रता होगी। अतः गहरे एवं मध्यम भूकंप मूल वाले भूकंपों की तुलना में कम भूकंप मूल की गहराई वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। पर्यावरण, जहाँ पेड़ पौधे एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ अत्यधिक मात्रा में होती हैं वहाँ भूकंप की तीव्रता कम होती हैं। पेड़ पौधे एवं वनस्पतियाँ जो हैं अगर अधिक हैं तो तीव्रता कम होगी। फलतः विनाश का खतरा भी कम रहता है, किंतु निर्वनीकरण की क्रिया में वृद्धि से भूसंतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे भूकंपीय घटनाओं एवं तीव्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब भूकंप की जो प्रभावित पेटी है सबसे ज़्यादा कौन सी, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ये सबसे ज़्यादा यहाँ भूकंप आते हैं। यहाँ विश्व के 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यह 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल, लियोन, जापान, फिलीपींस और पूर्वी द्वीप समूहों तक फैली हुई है। ठीक है, फैली हुई है तथा दूसरी चिली, पेरू और अमेरिका से होती है, अलास्का तक फैली। देखिए मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा जो क्षेत्र है ये भूकंपों वाला ही है। ये मतलब जहाँ जहाँ ये रेड दाने बिखेरे गए हैं समझ लीजिए ये भूकंप का ही क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में भूकंप का सीधा संबंध प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन और ज्वालामुखी सक्रियता से है। यहाँ पर ये गहरे, छिछले एवं मध्यम तीनों प्रकार के भूकंपीय उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहाँ 21% भूकंप आते हैं और इनका जो कारण होता है वो प्लेटों का अभिसरण होता है। अभिसरण मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट पर चढ़ जाती है, जो भ्रंश मूलक या संतुलन मूलक होता है। यहाँ पेटी पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान, उत्तरी भारत, चीन और म्यांमार तक फैली हुई है। ठीक है, भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय एवं म्यांमार की पहाड़ियाँ तथा यूरोप का आल्प्स इसी क्षेत्र में आते हैं। इसको अल्पाइन पेटी, अल्प्स एवं हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, मध्य अटलांटिक पेटी क्या है? सामान्यतः इस पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं जो कि अपसरण के रूपांतर, भ्रंश के निर्माण एवं दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोबेट द्वीप तक फैली है। इस पेटी के ज़्यादातर भूकंप विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं। अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? अन्य क्षेत्र इसके हैं
पूर्वी अफ्रीकन पेटी और हिंद महासागरीय पेटी। अब ये तो है ही है। अब भूकंप के प्रभाव क्या क्या होते हैं? बहुत विनाशकारी प्रभाव होते हैं भूकंप के। भूकंप के जो प्रभाव होते हैं बहुत विनाशकारी होते हैं। यद्यपि भूकंप जो है कुछ लाभकारी प्रभाव भी होते हैं। तो देख लेते हैं विनाशकारी प्रभाव क्या क्या हैं। नहरों का नष्ट होना एवं जान माल की क्षति, आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल, रेल की पटरियां, भवन आदि की क्षति भी होती है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, बाढ़ आती है, आग लगना जैसी आकस्मिक घटनाओं का जन्म होता है। ठीक है। अब देखें, कई बार समुद्री भाग में भूकंप आ जाने से सुनामी जैसी आपदा पैदा हो जाती है, जिसे तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही आती है। अब लाभकारी प्रभाव क्या है? भूकंप से गर्तों का निर्माण होता है, जिससे जल एकत्र होने में झीलों का निर्माण होता है, अंडरग्राउंड वाटर बनाने में। सागर के तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण निर्मित खाड़ियाँ प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती हैं। भूकंप से उत्पन्न दबाव एवं भ्रंशन के कारण मूल्यवान एवं दुर्लभ खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी भूकंप के नए धरातलीय क्रस्ट का निर्माण होता है। भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये भूकंप वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग कल अगले दिन सुनामी और ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा 1-2 बार, और जो भी आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको भी साथ में हल करते चलिए, तभी लाभ होगा इसका। ठीक है। तो आज का काम इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।